हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मूला बार के बारे में। तो दोस्तों, ये फार्मूला बार जो है एमएस एक्सेल के अंदर होती है और जो है ये आपको इस तरह से दिखेगी एक्सेल के अंदर, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो दोस्तों, इस फार्मूला बार के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम जितने फंक्शंस यूज़ में आते हैं उन सभी फंक्शंस को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है नेम्स के बारे में, इसके अलावा हमने डिस्कस किया है प्रेसिडेंस के बारे में, फार्मूला ऑडिटिंग के बारे में। और ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो एक्सेल को सीखना चाह रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैं जितनी भी मेनूज़ हैं, जैसे फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, डाटा मेनू, रिव्यू, व्यू, सभी को इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप उनको जाके देखिए। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब मैं चलता हूँ मिस मुस्कान के पास, जो आपको समझाएंगी डिफरेंट फंक्शंस के बारे में, बताएंगी नेम्स के बारे में और फार्मूला एडिटिंग के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगी। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं फार्मूला बार के बारे में। ओके, सो आज से हम न्यू टैब जो अपना है उसे स्टार्ट करेंगे। दैट्स ना फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज बेसिकली आपके से फंक्शंस होते हैं जो आपकी वर्किंग को कहीं ना कहीं बहुत आसान कर देते हैं, जिनकी मदद से आप यहाँ पर आसानी से अपनी कोई भी कैलकुलेशंस हैं, कोई भी फंक्शंस हैं, उन्हें आप यहाँ पर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको कोई फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट्स एन इज इक्वल्स टू। विदाउट इज इक्वल्स टू आप यहाँ पर कोई भी वर्किंग नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने इस फंक्शन को सिलेक्ट करा और मान लीजिए मुझे सिर्फ सिंपली से प्लस करना है, तो हम मिड में इस तरह से प्लस का साइन लगा सकते हैं। जो भी आपकी रेंज है सेकंड, उसे सिलेक्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे ऐसे कोई कंपलसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं कि जहाँ पर हमारा फंक्शन है, यानी जहाँ पर हमारा डाटा लिखा हुआ है वहीं पर हमें कोई फॉर्मूला इंसर्ट करना है। आप किसी भी लोकेशन पे यहाँ पे अपने डाटा को सिलेक्ट करके अब आप इसमें जो भी फंक्शन एप्लीकेबल करना चाहें, यानी ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ प्लस ही करना है। इसके लिए हमारे पास जो नंबर पैड रहता है वहाँ पे साइन दिए रहते हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आप कोई भी फंक्शन यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे माइनस करा, इसी तरह से मान लीजिए मुझे इसे इनटू करना है तो आप इस तरह से इसको इनटू भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई वैल्यू को डिवाइड करना है तो आप सिंपली डिवाइड का साइन लगा दीजिए और एंटर कर दीजिए। आपके पास यहाँ पे इस तरह से डिवाइड भी हो जाएगा फंक्शन। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं दैट्स कॉल्ड ऑटो सम। ऑटो सम अब बेसिकली क्या फंक्शंस होते हैं, जहाँ पर हमारे पास जैसे हमें एवरेज निकालना है, सम निकालना है, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह से अगर हमें कोई भी फंक्शन ऑपरेट करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। जब आप होम टैब पे आते हैं तो आपको ये फंक्शंस यहाँ डायरेक्टली मेन स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर हम सिंपली अपने डाटा को इस तरह सिलेक्ट करके और उसके अंदर कोई भी एक फंक्शन को एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे हमें एवरेज निकालना है या फिर हमें अगर इसको काउंट करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये सारे फंक्शंस हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। बट रेदर अगर हमें ऐसे खुद से मैनुअली टाइप करना हो तो हम किस तरह से इन पर वर्किंग करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सम फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी वैल्यू का टोटल करना होता है, सम निकालना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू SUM सम। टैब बटन की मदद से हम उस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ तक हमारी रेंज है उस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा और ये हमारा था यहाँ पे सम फंक्शन। इसी तरह से आप यहाँ पर एवरेज निकाल सकते हैं वैल्यूज़ का। तो हमने यहाँ पे लिखा एवरेज। अब यहाँ पे बस जो भी उसका फंक्शन है स्टार्टिंग उस डिजिट को टाइप कीजिए, आपके पास यहाँ पे सेम रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे एवरेज पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट जो है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, अगेन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए एंड एंटर। यहाँ पर आपके पास एवरेज निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम मिनिमम, यानी हमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, मिनिमम फंक्शन लगाना है तो हम लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे इज इक्वल्स टू MIN लिखा और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इस पूरे डाटा में जो सबसे ज़्यादा छोटा रेंज होगा, सबसे छोटे डिजिट होगा, वो हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से मैक्सिमम यहाँ पर हम लिखेंगे MAX,
यहाँ पर हम अपने डाटा को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड अगेन एंटर। जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पे काउंट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए नंबर्स को यहाँ पे काउंट करना है तो आप सिंपली इज इक्वल्स टू काउंट लिख के अपनी रेंज को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू काउंट हो जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिकली इतने डिजिट्स यहाँ पर फिलअप है। ओके, सो आपने यहाँ पे देखा कि हम किस तरह से सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट इन सभी फंक्शंस को मैन्युअली कैसे लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हम आज स्टार्ट करेंगे कि ऐसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कंडीशंस लगानी है। इफ़ का यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है। इफ़ क्या बेसिकली होता है, इफ़ का जो फंक्शन होता है वो हमें यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लॉजिकल टेस्ट जैसे हमें रेदर कोई कंडीशन एप्लीकेबल करनी है, ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पे परसेंटेज निकालना है और मुझे यहाँ पे देखना है कि स्पेसिफिक परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टूडेंट हमारा पास है और कौन सा स्टूडेंट हमारा यहाँ पर फेल है। ऐसी कंडीशन में जब हमें यहाँ पे कोई फंक्शन एप्लीकेबल करना होता है, हमें कोई भी कंडीशन लगानी होती है, तब हम यहाँ पे इफ का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारे परसेंटेज यहाँ पे हम बेसिकली पहले निकाल लेते हैं अपने इस डाटा के अंदर। सो हम परसेंटेज के लिए मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। जैसे 200 है हमारे पास, तो जैसे 2 सब्जेक्ट है तो हमने 200 लिखा। देन हम यहाँ पे सिंपली 100 लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास इस तरह से परसेंटेज निकल कर आ जाएंगे। अब यदि आपके इस डाटा में कोई भी चेंजेस अपडेट होते हैं तो ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्शन आपको आपके परसेंटेज वाले कॉलम पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे निकालना है कि पास और फेल स्टूडेंट हमारे यहाँ पे पास है या फेल है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन जब बिल्डअप करनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लगाएंगे इज इक्वल्स टू इफ। यहाँ पर हम अपना लॉजिकल टेस्ट देंगे, यानी हमें परसेंटेज पर इस फंक्शन को लगाना है। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 60, यानी यदि जो मेरे परसेंटेज हैं ये 60 से अबव हों तो हमारे पास यहाँ पास लिखा हुआ आना चाहिए। अब जब भी आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उन्हें आपको इस तरह कोटेशन में ही लिखना है। अगर आप कोटेशन में नहीं लिखते हैं, कोटेशन को ओपन और क्लोज प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो अल्फ़ाबेट की वजह से आपका फॉर्मूला भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा फेल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे ही आप यहाँ पे इसे एंटर करेंगे, यहाँ पे आप इसे ड्रैग करेंगे, आपके पास इस तरह से पास एंड फेल का प्रॉपर फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पे नेस्टिंग कर सकते हैं। बेसिकली नेस्टिंग क्या होता है, नेस्टिंग फंक्शन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, यहाँ पे कोई भी फंक्शन जब आप एक ही कोई फॉर्मूला है जिसे आप उस डाटा में बार बार रिपीट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे नेस्टिंग कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये फंक्शन आप इफ़ में ही लगाएं, आप इसे और भी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सम है तो आपने सम में कोई फंक्शन को बार बार रिपीट करा है, ऐसी कंडीशन में भी उसको नेस्टिंग ही कहा जाता है। सो यहाँ पर हम जिस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं हम ग्रेड लगा के देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए नेस्टिंग किस तरह की जाएगी इफ़ में, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे ग्रेड निकालना है परसेंटेज में, तो हम किस तरह से निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़, यहाँ पर हम अपने परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और हमने लिखा 60 और यहाँ पे कोटेशन में हम ए लिख देंगे। यदि किसी व्यक्ति के या किसी भी स्टूडेंट के यहाँ पे जो परसेंटेज है वो अबव 60 है तो ए लिखा हुआ आना चाहिए। अब वापस से हमें हमारी जो इफ़ की कंडीशन है उसे वापस हम पूरी रिपीट करेंगे। जैसे हमने लिखा इफ़ यदि ये जो मेरे परसेंटेज हैं ये 50% हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट के नाम के आगे बी लिखा हुआ आना चाहिए। अगेन हम इफ़ को यहाँ पे रिपीट करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा इफ़ यदि जो मेरे परसेंटेज हैं ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 40 है तो यहाँ पर सी लिखा हुआ आना चाहिए। और अगर इससे भी लीस्ट है, मुझे लगता है कि 40 से भी बिलो मेरे पास कुछ है, तो मैं यहाँ पर या तो इफ़ की कंडीशन को वापस से रिपीट कर सकती हूँ या फिर यहाँ पे बिना इफ़ रिपीट किए भी मैं इस तरह से यहाँ पे डी टाइप कर देती हूँ। अगेन ध्यान रखिएगा जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सबको आपको कोटेशन में लिखना कंपलसरी है। अब जितने ब्रैकेट हमने ओपन करे थे हमें एज वेल सारे ब्रैकेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज करना होगा और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक रिजल्ट निकल कर आ जाएगा।
सो होप आपको समझ आया होगा कि हम अपने शीट में ग्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, ग्रेड्स आप किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट के निकाल सकते हैं। अब यदि मान लीजिए आपके इन परसेंटेज में कोई भी अपडेट होता है तो ऑटोमेटिक आपका जो चेंजेस हैं वो आपको आपके इस रिमेनिंग डाटा में देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो हमने नंबर्स में चेंजेस करे तो ऑटोमेटिक टोटल अपडेट हुआ, टोटल अपडेट होने से परसेंटेज अपडेट हुए, उसी से जो हमारे इफ के फंक्शंस हमने लगाए थे वो भी यहाँ पर अपडेट हुए। ओके, सो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सम की रेंज अवेलेबल है। सम रेंज अब क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम सम की रेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम पहले यहाँ पे पढ़ेंगे सम, देन हम यहाँ पे पढ़ेंगे सम इफ, सम इफ एस, देन हम यहाँ पे पढ़ेंगे सम प्रोडक्ट एंड सम एस क्यू। ओके, यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन आता है सम। अगर हमें किसी भी चीज़ का सिंपली बस टोटल निकालना है तो हम यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा सम, हमने अपनी एक रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज करा और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास यहाँ पे इस तरह से सम निकल कर आ जाएगा। अब वही मान लीजिए मुझे यहाँ पे सम में कंडीशंस लगानी है। कंडीशंस क्या होगी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला कि भाई जहाँ पे सिर्फ आरती लिखा हुआ है उसी जगह का हमें यहाँ पर टोटल देखना है, रिमेनिंग डाटा का हमें यहाँ पर टोटल नहीं निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर सम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा सकते हैं कि ये स्पेसिफिक डाटा लिखा होगा, ये स्पेसिफिक हमारा क्राइटेरिया है और हमें इसके अकॉर्डिंग ही अपने डाटा में यहाँ पे फंक्शन को एप्लीकेबल करना है। हमने यहाँ पे लिखा इज इक्वल्स टू सम, देन हम सम लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सम लिखने के बाद एक फंक्शन एप्लीकेबल करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज, तो हम पहले यहाँ पर अपने रेम की इस तरह से रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसके बाद हमें यहाँ पे क्राइटेरिया देना है तो हमने अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट करा और लास्ट हमारी सम रेंज यानी जहाँ से हमारे पास टोटल निकल कर आएगा वो पूरी रेंज हमें सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप एंटर करेंगे अब जहाँ जहाँ आरती लिखा हुआ है केवल और केवल उतने ही डाटा का हमें यहाँ पर क्या हुआ टोटल मिल गया है, रिमेनिंग डाटा हमारा यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हुआ है। अब मान लीजिए ऐसी ही हमारे पास यहाँ पे एक और कंडीशन बिल्डअप होती है। अब जो एक कंडीशन बिल्डअप हुई है हम इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे सम इफ में तो हमने एक कंडीशन एप्लीकेबल करी, वहीं सम इफ एस में हम दो कंडीशंस लगा सकते हैं। दो कंडीशंस कैसे, जैसे अभी जहाँ जहाँ आरती लिखा था उसका हमारे पास यहाँ पे टोटल निकल कर आ गया, बट अब मेरी सेकंड कंडीशन ये है कि आरती के नाम के आगे कीबोर्ड भी लिखा हुआ होना चाहिए तो ही हमारे पास आउटपुट है। यानी अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं कि भाई ये स्पेसिफिक आरती तो हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं, बट उसमें से जो प्रोडक्ट आरती ने सेल करा है दैट्स इन अ कीबोर्ड, और अब मुझे यहाँ पे देखना है कि ऐसे कहाँ पर आरती लिखा हुआ है जिनके नाम के आगे कीबोर्ड है तो ही हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट डिडक्ट हो, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे अमाउंट डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसके लिए लगाते हैं सम इफ एस की कंडीशन। यहाँ पे हम जब भी कोई रेंज लगाते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो साथ में उससे रिलेटेड आपके पास एक पूरा का पूरा फंक्शन बिल्डअप वो आपको बताता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे सम इफ एस लगाया, पहले ही हमसे बोल रहा है सम रेंज, तो हमने यहाँ पे पहले सम रेंज टाइप करी, देन रेंज एंड क्राइटेरिया, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रेंज अपनी सिलेक्ट करी, कॉमा लगाया और अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से हमने यहाँ पे अपनी सेकंड रेंज सिलेक्ट करी, कॉमा लगाया, हमने अपना सेकंड क्राइटेरिया सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा और हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ सम की आरती लिखा था और उसके नाम के आगे कीबोर्ड लिखा था तो ही हमारे पास यहाँ पे फंक्शन एप्लीकेबल हुआ है, तो ही हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आया है। रिमेनिंग डाटा का हमारे पास यहाँ पे कोई भी डाटा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज अ सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे फाइनल सेल देखना अपना कि मेरे पास कितना स्पेसिफिकली यहाँ पे हमने जो क्वांटिटी थी और उसका अमाउंट था तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिकली कितना सेल्स हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम सिंपल तरीके अगर इस फंक्शन को यहाँ पर अगर हम एप्लीकेबल करते तो हम क्या करेंगे, हम पहले इक्वल्स टू लगाएंगे, पहले हम अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, देन फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रेंज में, तब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा। और फिर हम यहाँ पर एंड में सम फंक्शन लगाएंगे, यानी हम यहाँ पे टोटल लगाएंगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास इसमें कितना हमारे पास फाइनल सेल हमारी कितनी हुई है
वो अगर हमें देखना होगा तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आउटपुट निकल कर आएगा। ये एक प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हैं। वहीं रेदर अगर हमें इसकी जगह कोई दूसरा फंक्शन लगाना हो तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या फंक्शन होता है, सम प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में पहले वो क्वांटिटी को अमाउंट से मल्टीप्लाई कराएगा और देन हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल टोटल निकल कर आना चाहिए वो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट हमें यहाँ पे एरे 1 देना है, तो हमने यहाँ पे पहले एरे 1 सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, एरे 2 सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं जो चीज़ हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया था वही सेम रिजल्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होता है सम रेंज में, दैट्स ना सम क्यू। सम क्यू कब यूज़ किया जाता है, अब यहाँ पे सम क्यू फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें स्पेसिफिकली कोई भी रेंज में स्क्वायर निकालना होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, हमें इनका यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू सम। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट रेंज सिलेक्ट करा, देन हमने सेकंड रेंज सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा एंड एंटर। यहाँ पे आपके पास इस रेंज का स्पेसिफिकली स्क्वायर निकलने के बाद यहाँ पर उसका हमारे पास टोटल आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आप सिंगल डाटा में और यहाँ पर अगर आपके पास 3 रेंज हैं तो आप इनमें भी इस तरह से इस फंक्शन को एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो दैट्स ना सम एस क्यू। होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको इतनी रेंज में कोई डाउट नहीं होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट रेंज आती है दैट्स ना काउंट रेंज। काउंट अब क्या फंक्शन होता है, कोई भी चीज़ को जब हमें काउंट करना होता है तब इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं काउंट रेंज, और काउंट रेंज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सिंपल काउंट, नेक्स्ट इज अ काउंट इफ, count if as, count blank, count a। ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है हमारे पास जिनको हम यहाँ पे काउंट की रेंज में समझेंगे। इसके लिए जैसे हमारे पास फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे फंक्शन एप्लीकेबल होता है दैट्स ना काउंट। सिंपल जब आपको कोई भी नंबर्स काउंट करना होता है कि इस सेल के अंदर कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं, कितने सेल हमारे यहाँ पे फिल है, आप यहाँ पे सिंपली काउंट का फंक्शन लगा लीजिए, इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे जितने भी सेल हमारे फिल थे वो सारे यहाँ पर हमारे पास इस तरह से काउंट हो चुके हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक और फंक्शन लगाया जाता है दैट्स ना काउंट इफ। काउंट इफ अब किस काम में आता है, जैसे मुझे यहाँ पे देखना है कि कितने स्पेसिफिकली जगह आरती लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ इसे काउंट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप अपनी कंडीशंस बिल्डअप कर सकते हैं बेसिकली काउंट इफ में, जहाँ पर आपके पास कोई भी डाटा में स्पेसिफिकली आपको देखना है कि कोई स्पेसिफिक डाटा कितनी बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे काउंट इफ, हम अपनी पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अपने क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इस पूरे डाटा में 3 जगह आरती लिखा हुआ था, तो हमारे पास ये फंक्शन इस तरह से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे 2 कंडीशंस भी लगा सकते हैं, यानी मुझे देखना है कि भाई आरती लिखा हुआ है वो तो ठीक है, बट आरती के नाम के आगे कीबोर्ड भी लिखा हुआ होना चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन और हमें मेंशन करनी है। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर काउंट इफ एस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हम अपना रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया देंगे, अगेन हम यहाँ पे अपना सेकंड डाटा इस तरह सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया देंगे और यहाँ पर हम जैसे ही इसे एंटर करेंगे हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा कि 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आरती के साथ नाम के आगे कीबोर्ड लिखा हुआ है और हमारे पास यहाँ पे डाटा इस तरह से फिलअप हो चुका है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो फंक्शन आता है दैट्स ना काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या फंक्शन होता है, बेसिकली खाली सेल गिनने के लिए हमें ये मदद करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा काउंट ब्लैंक, अब हमें यहाँ पे देखना है कि कितने स्पेसिफिकली जो हमारे सेल है वो यहाँ से यहाँ तक खाली हैं। 2 सेल हमारे पास यहाँ पे खाली थे, ये चीज़ हमें यहाँ पर इस तरह रिजल्ट में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इज अ काउंट ए।
काउंट ए फंक्शन तब यूज किया जाता है जब आपको बेसिकली देखना है कि कितने सेल आपके यहाँ पे फिल्ड हैं। 4 सेल हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि फिल है। अगर काउंट ए फंक्शन का यूज अगर आपको यहाँ पे जैसे नाम लिखे हुए हैं इन्हें काउंट करना है तो भी किया जा सकता है, क्योंकि जब आप सिंपल काउंट फंक्शन यहाँ पर लगाते हैं इस तरह से, तब क्या होगा, कभी भी अल्फाबेट अगर उसमें लिखे हुए हैं तो वो हमारे यहाँ पर काउंट नहीं होते। अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि कितने सेल में अल्फाबेटिकली भी अगर वो सेल हमारे फिलअप हैं, ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे काउंट ए फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आता है दैट्स एन लुकअप। लुकअप फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक डाटा लिखा हुआ है, जैसे कहीं हमारे पास जैसे मिड में डाटा लिखा है और स्पेसिफिकली यूनिक वैल्यू का यूनिक वैल्यू में इस फंक्शन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 12 और मुझे देखना है कि 12 जो हमारी क्वांटिटी लिखी हुई है, ओके, हमें यहाँ पे देखना है कि बेसिकली हमारे पास जैसे आईडी दिया है 1001, तो इसके जो नेम है उस सेल में स्पेसिफिकली क्या नाम लिखा हुआ है, कौन स्पेसिफिक पर्सन है, अगर हमें इस तरह से कोई डाटा देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब लुकअप की मदद से आप यहाँ पर अपने ओवरऑल डाटा में लुकअप की मदद से आप यहाँ पर अपने ओवरऑल डाटा में स्पेसिफिकली कोई डाटा को जैसे हमें फाइंड करना है, देखना है कि इस स्पेसिफिक कंटेंट के आगे क्या कंटेंट लिखा हुआ है या फिर इस सेल में हमारे पास क्या स्पेसिफिक डिटेलिंग्स अवेलेबल है, तो हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम फर्स्ट लगाते हैं लुकअप। हम यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट इज लुकअप वैल्यू। हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या वैल्यू सर्च करना है, जैसे हमारा ये लुकअप वैल्यू है। सेकंड इज अ लुकअप वेक्टर, हमारे पास इस स्पेसिफिक सेल में यहाँ पे डाटा लिखा है। नेक्स्ट इज अ रिजल्ट वेक्टर, हमारा जो जिस भी सेल में रिजल्ट है, जिस भी सेल में से हमें हमारा रिजल्ट चाहिए, हम उस सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 1001 के आगे आरती लिखा हुआ था, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पे इस तरह से इस फंक्शन में चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारा डाटा है वो यहाँ पर इस तरह से अपडेट होता जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन का यूज़ किया जाता है। वी लुकअप फंक्शन कब लगाते हैं, जैसे हमारे पास कोई डाटा है वो वर्टिकल फॉर्मेशन में लिखा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुकअप का फुल फॉर्म ही होता है वर्टिकल लुकअप। जो हमारा डाटा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल फॉर्मेशन में होना चाहिए, एज वेल एज जो हमारा कंटेंट है, जैसे भी हम यहाँ पर सर्च दे रहे हैं या फिर जो भी हमारा मेन क्राइटेरिया है वो लेफ्ट हैंड साइड में और फर्स्ट सेल में ही लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही होना चाहिए। डाटा आपका मिड में यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन हमें एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है जिसमें मुझे यहाँ पे देखना है कि इस स्पेसिफिक पर्सन का आईडी नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप। यहाँ पर हमारी फर्स्ट आ जाएगी लुकअप वैल्यू, सेकेंड इज अ टेबल एरे, तो हम यहाँ पे अपनी कंप्लीट टेबल सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज अ कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम में हमारा डाटा लिखा हुआ होगा, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, तो हम यहाँ पे डालेंगे कॉलम नंबर 3। ट्रू और फॉल्स दो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट, उससे मिलता जुलता अगर कोई कंटेंट होगा तो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, उस वर्ड के आगे एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है हम वहाँ पर उसको एप्लीकेबल करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉल्स फंक्शन लेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो आरती थी उनका आईडी इस तरह से यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से वी लुकअप भी एप्लीकेबल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है एच लुकअप का। अब एच लुकअप जो फंक्शन होता है बेसिकली हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, जहाँ पर जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में हमें देखने को मिल जाएगा। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डाटा को एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। हमने यहाँ पे क्या करा, फर्स्टली अपने डाटा को सिलेक्ट करा, कॉपी करा, एंड देन हम अपने स्पेसिफिक सेल पर अपना कर्सर रखेंगे, पेस्ट पे जाएंगे। पेस्ट ऑप्शंस पे जाने के बाद हम यहाँ पे ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक जो आपका डाटा है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एच लुकअप लगाने के लिए इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एच लुकअप। फर्स्ट हमें यहाँ पर अपनी लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी, कॉमा लगा के हम यहाँ पे अपना पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे, यानी हमारा कंप्लीट टेबल एरे सिलेक्ट होगा। अभी हम जब वी लुकअप पे काम कर रहे थे तो हम वर्टिकल कॉलम को काउंट कर रहे थे, अब यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल रो को काउंट करना है, जैसे रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड अगेन रो नंबर 3।
जैसे आप यहाँ 3 टाइप करेंगे, अगेन हम यहाँ पे फॉल्स फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो आरती लिखा हुआ है उसके नाम जो भी आईडी थी उसे आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम आज स्टार्ट करेंगे दैट्स इन अ कन्वर्ट फंक्शन। कन्वर्ट फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक मेजरमेंट यूनिट को किसी दूसरी मेजरमेंट यूनिट में हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स अवेलेबल होती हैं जिनके साथ आप आसानी से वर्किंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जैसे मान लीजिए हाइट लिखी हुई है फीट में और हमें उसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट लगाएंगे कन्वर्ट। हम यहाँ पे पहले अपनी यूनिट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और हमें यहाँ पर अपनी सेकंड यूनिट लिखना पड़ेगी, या फिर आपके पास यहाँ पे पूरी की पूरी वाइडर रेंज अवेलेबल है, आप वहाँ से भी उस यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी जो हाइट है वो फीट में लिखी हुई है और मुझे उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले अपनी एक यूनिट यहाँ पर टाइप करी और अब हम यहाँ पर अपनी सेकेंड यूनिट को टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। यानी जो हमारी हाइट है वो यहाँ पे सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट होकर इस तरह से आसानी से मिल जाएगी। इसी तरह से हम इसी का एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डाटा है जो लिखा हुआ है ग्राम्स में और हमें इसे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो आप यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट यूनिट को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आसानी से कन्वर्ट करा सकते हैं। सो हमने यहाँ पे अपना पहली फर्स्ट यूनिट सिलेक्ट करी, यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पे इस तरह से भी इस फंक्शन को एप्लीकेबल कर सकते हैं, चाहें तो आप खुद से भी इसे इस तरह मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन अवेलेबल है फॉर्मूला टैब में, दैट्स ना नेम मैनेजर। नेम मैनेजर हमारे किस काम आता है, नेम मैनेजर जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे हर एक स्पेसिफिक, जैसे मुझे हिंदी का टोटल चाहिए, मैथ्स का टोटल चाहिए, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक उस जगह पर या उस लोकेशन पर ना जाते हुए मुझे बस सिर्फ हिंदी टाइप करना पड़े जिससे मेरे पास उसका प्रॉपर आउटपुट आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे नेम मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो इतना कंटेंट है सिर्फ मुझे इसको एक नेम मैनेजर में यूज़ करना है, कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसको हम खुद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम उसको यहाँ नेम मैनेजर के को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे नेम मैनेजर पे जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ आ गया है। आप चाहें तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ और नाम भी दे सकते हैं। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये जो हिंदी है यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप इसे किसी भी फॉर्मूला के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इक्वल्स टू सम, यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करेंगे हिंदी और जैसे ही आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से हिंदी का टोटल आ जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में ये वर्किंग कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे नेम मैनेजर पे जा सकते हैं या फिर डिफाइन नेम पर जाने के बाद भी हम ये वर्किंग आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे इसे ओके करा, आपका यहाँ पे जो फील्ड है वो उसको एज एन फॉर्मूला ये यहाँ पर डिडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे मान लीजिए एक फंक्शन लगाते हैं, हम जैसे हमने यहाँ पे लिखा मैक्स और यहाँ पे हमने लिख दिया इंग्लिश, यहाँ पे हमने लिख दिया मैथ्स। जैसे ही आप मैथ्स यहाँ पे लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस स्पेसिफिक फील्ड में से आउटपुट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से अब जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा एक टिपिकल हो जाता है कि हम एक एक फील्ड को यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करें और फिर हमारे पास आउटपुट आए। मान लीजिए बहुत सारी हमारे पास फील्ड हैं तो हमारे पास इस तरह से एक एक फील्ड के साथ वर्किंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास दिया होता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इस फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जितनी भी हमारी फील्ड हैं वो सभी एक साथ हमारे पास यहाँ पे आउटपुट के तौर पर हम सभी फील्ड को एक साथ यहाँ पे सिलेक्शन दे सकते हैं, नेम मैनेजर में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे, टॉप रो। अब आप यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं वो जिस भी फॉर्म में देना चाहें, जैसे टॉप, लेफ्ट, राइट या बॉटम, जिस भी आप फॉर्मेशन में देना चाहें उन्हें आप यहाँ पे दे सकते हैं, ओके कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे जैसे हिंदी है या फिर जो हमने मैथ्स था वो हमने पहले से इस फंक्शन में यूज़ कर रखा था, आपको उसको पहले से रिप्लेस करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी फील्ड है वो यहाँ पर हमारी सब एक साथ अब फॉर्मूला में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा मिनिमम और अब यहाँ पे हम लिखते हैं इंग्लिश
जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास यहाँ पे इस तरह से आउटपुट आ जाएगा, यानी हमारे जितने भी फंक्शंस थे, जितने भी हमारे यहाँ पे हमने जो हिंदी था, मैथ्स और जो भी हमारी स्पेसिफिक फील्ड थी, उनको हमने एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मूला ऑडिटिंग का। फॉर्मूला ऑडिटिंग में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है ट्रेस प्रीडेंस का। ट्रेस प्रीडेंस हम तब यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए हमें देखना है कि जो 95 वैल्यू है ये किस स्पेसिफिक फील्ड या फिर किस स्पेसिफिक जगह पर जाकर ये डिपेंड हो रही है। जैसे ही आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे आपको बताएगा कि ये स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ से ऑप्ट की गई है, यानी ये जो स्पेसिफिक फील्ड थी, इस स्पेसिफिक फील्ड से हमारा ये जो आउटपुट है हमें यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट इज आर ट्रैक डिपेंडेंसी। डिपेंडेंस हमारे कब यूज़ किया जाता है, जैसे मुझे देखना है कि ये स्पेसिफिक जो वैल्यू है ये कहाँ पर यूज़ की गई है, यानी इस पूरे टेबल के अंदर ये जो वैल्यू है किस स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर इसके बेसिस पे फॉर्मूला हमारा बिल्डअप हुआ है। तो जैसे आपको यहाँ पे उसने डिफाइन करा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल में और यहाँ पे सम में हमारे पास ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर यूज़ किया गया है। रिमूव एरो, ये जो एरोज हमारे पास यहाँ पे ट्रेस हुए हैं इनको अगर हमें हटाना है तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। नेक्स्ट इज अ शो फॉर्मूलाज। शो फॉर्मूलाज आपकी शीट में जहाँ पे भी जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है उसको शो करने में हमारी मदद करता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन आता है चेक एरर का। चेक एरर कब यूज़ किया जाता है, जैसे कोई भी फॉर्मूला में आप यहाँ पे जब इसे लगा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आपसे कोई फॉर्मूला गलत लिखा गया तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, एरर जनरेट हो जाता है। तो इस एरर को देखने के लिए कि हमारे पास किस फॉर्मूला में स्पेसिफिकली एरर गया और क्या एरर था वहाँ पे, आप उसे यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे चेक एरर पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बताएगा कि इस स्पेसिफिक फंक्शन में आपके यहाँ पे गलती आपने की है। अगर आप इसे इग्नोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे इग्नोर कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टेप्स भी देख सकते हैं कि इसके अंदर स्पेसिफिकली क्या स्टेप्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। इसके बाद अगर आप इस एरर को हटाना चाहते हैं, मतलब आप इसे इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस फॉर्मूला को वापस से एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जितनी भी जगह यहाँ पे एरर लगाए हैं, अगर आपको उस एरर से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप उस एरर रिलेटेड हेल्प को भी यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारे उस फंक्शन के अंदर क्या गलती हुई है या फिर उस फंक्शन को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इवैल्यूएट फॉर्मूला। यहाँ पर आपको वो हर स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके बताएगा कि स्पेसिफिकली आपके पास ये फंक्शन लगा था और उसके अंदर आपका ये आउटपुट हमारे पास आया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉच विंडो। वॉच विंडो आपकी मदद करता है, जैसे आपको यहाँ पे देखना है कि स्पेसिफिकली आपका कौन सा डाटा यूज़ किया गया है, वो किस सेल में हमारे पास कौन सी बुक से डाटा लिया गया है, किस सेल में हमारा डाटा यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए हम पहले यहाँ पे जाएंगे वॉच विंडो पे। यहाँ पे हमें ऐड वॉच पर क्लिक करना होगा, जिससे जो हमारी शीट का डाटा है वो कंप्लीट हम इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका कौन सा डाटा यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, कौन सी शीट में आपने डाटा लिखा है, किस सेल में आपका डाटा लिखा हुआ है, क्या वैल्यू लिखी हुई है, किस स्पेसिफिक जगह पर यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ किया गया है, या फिर आपके किस स्पेसिफिक सेल पे फॉर्मूला यहाँ पे बेस्ड हुआ है, किस सेल में वैल्यू है, क्या वैल्यू लिखी हुई है। ये सारा का सारा डाटा हमें यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पे कैलकुलेट ऑप्शन का। कैलकुलेट ऑप्शन में हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास है ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। ऑटोमेटिक एंड मैनुअल किस काम आता है, जैसे मान लीजिए अभी हम हमारे इस वैल्यू में कोई भी चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि आपका जो टोटल वाला आउटपुट था उसमें आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक जो अपडेट है वो हमारी लास्ट फील्ड में हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। वहीं जब मान लीजिए अगर मैंने इस ऑप्शन को यहाँ पे यूज़ करा मैनुअल, ऑटोमेटिक से हमने यहाँ पे क्लिक हटा दिया, अब आप अपने कोई भी वैल्यू में कोई भी चेंजेस करिए तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो टोटल वाली फील्ड है उसमें आपको कोई भी अपडेट देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक अपडेट आपका जो है वो आपको आपकी फाइनल फील्ड में देखने को मिल जाएगा। यानी जो आंसर था, यानी जो हमने जैसे कोई भी वैल्यू चेंज करी है उसका जो भी आपने फॉर्मूला में इम्प्लीमेंटेशन होना था, जब आप जैसे ही कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर इस तरह से मान लीजिए आपने अपनी शीट में बहुत सारी जगह पर अलग अलग चेंजेस कर लिए हैं, अब आप उन्हें यहाँ पे एक साथ सबको अपडेट करना चाहते हैं
तो कैलकुलेट शीट पर जाने के बाद आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ आपने चेंजेस करे थे वो सारे अपडेट आपके फॉर्मूला में आपको देखने को मिल जाएंगे। यूजुअली हम इसे ऑटोमेटिक ही रखते हैं, बट कभी कभी हमें मैनुअल की ज़रूरत भी यहाँ पर पड़ जाती है। डाटा में हमारे पास एक यहाँ पे ऑप्शन होता है डाटा टेबल का। अब डाटा टेबल हमारे किस काम आता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट और टाइम एक फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि यदि मेरा जो फंक्शन है, जैसे प्रिंसिपल हमने किसी व्यक्ति को 1000 रुपये दिए हैं, 10% के रेट से दिए हैं और 1 साल के लिए दिए हैं, तो हम यहाँ पे पहले तो अपना सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन लगा लेते हैं। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये तो हमारा सिंपल फंक्शन हो गया। अभी हमने सामने वाले व्यक्ति को ये पैसे 1 साल के लिए दिए हैं, वहीं यदि मैं सामने वाले व्यक्ति को ये पैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए देती हूँ। अभी हमने 10% से दिए हैं, वहीं हमने इसे 15, 20, 25 या 30% से यदि हमने इसको पैसे दिए हैं, तो हमारे पास क्या आउटपुट होगा, क्या हमारा यहाँ पे रेट निकलेगा, हमें उसे यहाँ पे देखना है। तो हम पहले अपने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, डाटा टेबल पे जाते हैं। हमने रो में यहाँ पे जो डाटा लिखा है, जैसे हमने रो में यहाँ पे टाइम लिखा है तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे, और कॉलम में हमने यहाँ पे रेट लिया है तो हम उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे बस सिंपली ओके करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से भी एक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।